अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन 2। लाइव आ जाइए जल्दी से, ठीक है। रिवीजन क्लास है, स्पेशली जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सूफिया। हाँ जी, ठीक है। वॉइस ठीक है ना मेरी? स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, वॉइस ठीक चल रही है। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, आपको आंसर करते जाना है। आज थोड़े वोकैब के क्वेश्चंस भी होंगे, तो वोकैब भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अ सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन। तो इस तरह का सॉन्ग क्या बोलोगे आप, ठीक है। सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन। तो आपको पता है डेड पर्सन लिरिक तो हो नहीं सकता। क्या होता है लिरिक? लिरिक एक शॉर्ट पोयम होती है जी, और इसका आंसर हो जाएगा एक शॉर्ट पोयम होती है लिरिक, जो सिर्फ सिंगिंग के लिए कंपोज की जाती है। मींस जो एंशियंट ग्रीक में जो लिरिक्स थे, ठीक है, गाए जाते थे, शॉर्टनेस सिंगल थीम इनकी होती है। टॉमस येट ने इंट्रोड्यूस कराया था लिरिक को इंग्लैंड में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अ शॉर्ट पोयम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग। यस, राइट आंसर इसका डर्ज होगा। वेरी गुड। अ नैरेटिव पोयम और सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी, ठीक है, फोकलोरिक और रोमांटिक थीम पर बेस्ड होती है, उसे बोलते हैं बैलेड। बैलेड के बारे में सुन लो, इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा बैलेड में? ये एक तो हाईली लिरिकल होती है, फोक सॉन्ग से ये स्टार्ट की गई। आपको इसमें क्वेट्रेन्स में देखने को मिलेंगे, जो स्टैंजा है क्वेट्रेन्स, ठीक है, ए बी। और जैसे कीट्स का ला बेलिडेम सेंस मर्सी और कॉलरिज का एंशिएंट मैरिनर, ये फेमस है। टेनिसन का लेडी ऑफ शैलेट भी इसमें ही आ जाता है। और इसका आंसर होगा आपका डर्ज। डर्ज एक ऐसे सॉन्ग जो किसी डेड पर्सन की मेमोरियल पर गाए जाते हैं, ठीक है, ये सिर्फ गाए जाते हैं। एलेजी और डर्ज में यही डिफरेंस होता है, एलेजी लिखी जाती है और डर्ज जो है वो सॉन्ग है गाए जाने वाले, ठीक है। द टर्म डैश इज अप्लाइड टू एनी स्कूल विच फॉलोज क्लासिकल रूल्स एंड द क्लासिकल यूनिटीज ऑफ बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड रेस्ट्रेन। और ये आपको बताना है, इट इंप्लाइज नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ रियलिटी, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक ऐसा स्कूल जहां पर क्लासिकल रूल्स, क्लासिकल क्वालिटीज फॉलो की गई, बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड रेस्ट्रेन की। मींस ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है इस एज की, तो आप किसे कंसिडर करोगे? इजी क्वेश्चन है जी। हाँ ठीक है सूफिया, तो ये आपको पता है। हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। 18th सेंचुरी में, ठीक है, ये नियो क्लासिकल एज आपको देखने को मिली, जिसमें ऑगस्टन एज भी इसको बोला जाता है, एज ऑफ रीजन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। 18th सेंचुरी लिटरेचर, कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करना है। कैरेक्टरिस्टिक देके पूछ लिया जाएगा। एलटी में भी इसी तरह का क्वेश्चन था। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो क्लासिकल रूल्स है, लिटरेचर है, उसको फॉलो करते थे। प्रोमिनेंट राइटर जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड सैमुअल जॉनसन। ये ड्राइडन और पोप सटायर के लिए फेमस है जी। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक देख लो एक बार इसकी। ये लोग एंशिएंट लेटिन राइटर हॉरेस या जो अदर राइटर्स थे क्लासिकल, उनकी इमिटेशन करते थे, यानी कि उनकी नकल करते हुए लिखते थे। स्पेशली फ्रेंच बोलियो एक राइटर हुए, उनको इमिटेट करते हुए लिखते थे। रोमांटिसिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। रोमांटिसिज्म में क्या होता कि वो लोग इमोशंस पर फोकस करते थे, ठीक है, नेचुरल चीजों पर। तो ये बिल्कुल रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट थे और ओरिजिनलिटी ऑफ लिटरेचर से इस एज का कोई मतलब नहीं था, और रूल्स और प्रिंसिपल को ज्यादा फॉलो करते थे। रीजन और क्रिटिकल एनालिसिस करते थे हर एक चीज का, ठीक है। क्रिएटिव नहीं होती थी इस तरह की लिटरेचर। और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। हीरोइक कपलेट डोमिनेंस फॉर्म थी इस लिटरेचर की, नियो क्लासिकल एज की। पोएटिक डिक्शन का ये लोग यूज करते थे, यानी कि बहुत ही गाउडी यानी कि भड़कीली चीजों को ये दिखाते थे, और सटायर इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी इस एज की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज एक्सेजरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट इज, क्या बोलोगे आप? कार्टून, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर या कैरिकेचर जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन जो कि एक्सेजरेट करता है कॉमिक इफेक्ट को, तो इस तरह का कैरेक्टर देखो,
जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे लिटरेरी टर्म, इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं वन डायमेंशनल होते हैं। वन डायमेंशनल मींस पूरे प्ले में एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। इनमें डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी का अभाव होता है। राउंड कैरेक्टर वेल डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो उनकी पर्सनैलिटी होती है ऑल प्ले में, ऑल ओवर द प्ले वो चेंज होती रहती है। तो इस तरह के कैरेक्टर आपको राउंड कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलेंगे। वेल डेवलप्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी हाँ। और ये आपका आंसर होगा कैरिकेचर। जो फॉल स्टाफ है उसे क्या बोला जाता है, कैरिकेचर बोला जाता है ना, कॉमिक इफेक्ट डालने को। और कौन कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, एग्जाम्पल बताओ। कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए यूज किया जाता था, जैसे कैरिकेचर किसे बोलोगे आप, फॉल स्टाफ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉल स्टाफ का यूज किया गया है। और भी अदर कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है, उनका भी आप नाम बता सकते हो। कैथारसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। कैथारसिस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, तो इनमें से कौन सा वो ग्रीक वर्ड है। इसी तरह से जो कैथारसिस के साथ साथ जो कॉमेडी है वो भी ग्रीक वर्ड से आया है जी हाँ। तो यहां पर आंसर होगा आपका कैथरीन, KATHAIREIN, कैथरीन, ठीक है। कॉमेडी, कॉमेडी किस ग्रीक वर्ड से आया है, कॉमोडिया। इनको दोनों को याद रखना आप, ठीक है, कैथारसिस और कॉमेडी जी ग्रीक वर्ड से आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, a dramatic genre deals with intrigues and relation of ladies and gentlemen who live in a sophisticated society। बताओ किस लिटरेरी जॉनरा को आप इसमें इंक्लूड करोगे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ रोमांस या नन ऑफ दीज। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बारे में आपने पढ़ा, ये जो टर्म है डेवलप किया गया किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा। एलिजाबेथन ये एक प्ले राइट थे और एंशिएंट साइकोलॉजिकल थ्योरी पर इनके जो प्ले थे वो बेस्ड थे, यानी कि इन्होंने 4 ह्यूमर्स बताए थे। कौन कौन से, ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलनकली, है ना। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इस तरह की कॉमेडी इन्होंने इन जो ये 4 इन्होंने ह्यूमर बताए इनको ध्यान में रखते हुए लिखी है, ठीक है। और यहां पर पूछा गया है कि रिलेशन ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि ये लोग एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से, यस वेरी गुड। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। ये एक बिटर सटायर करते हुए इस तरह के जो वर्क है वो लिखे जाते थे, किस पर, एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली होती थी उनको दिखाया जाता था। और शेक्सपियर का मच एडो अबाउट नथिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स माना जाता था इंग्लैंड में, ठीक है। इसके बाद ये जो टर्म है वो रेस्टोरेशन पीरियड में फ्लॉरिश हुआ, ध्यान रखना, 17th सेंचुरी में। इन विच प्ले डज हरमोइन अपीयर एज द हीरोइन। हरमोइन आपको इसमें से किस प्ले में एज हीरोइन देखने को मिलती है, टाइमन ऑफ एथेंस, द विंटर्स टेल, सिम्बलीन, पेरिक्लेस। सभी के कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका द विंटर्स टेल इज द राइट आंसर, ठीक है। ये किंग लियोन्स की वाइफ है और पर्डिटा की मदर है, सेंट्रल कैरेक्टर है प्ले का और अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है फ्लोरिजल के रूप में, ठीक है जी। हेलेनिज्म, हेब्रिज्म आर द टर्म, ये टर्म किसने दिया है, वर्ड्सवर्थ, शेली, शेक्सपियर या मैथ्यू अर्नोल्ट। ये टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म। पीजीटी के लिए स्पेशल है ये, ठीक है, क्योंकि ये राइटर पीजीटी में है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड इज द राइट आंसर, यस मैथ्यू अर्नोल्ड। अपने वर्क कल्चर एंड अनार्की जो कि इन्होंने 1869 में लिखा था, तो 2 ट्रेडिशन के बीच डिस्कस करते हुए उन्होंने ये टर्म दिए थे, हेलेनिज्म, हेब्रिज्म। और कौन सा टर्म फेमस है मैथ्यू अर्नोल्ड का, टच स्टोन, ठीक है, याद रखना। कीप अप योर ब्राइट स्वर्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, ये लाइंस आपको बतानी है, ये किसने बोली है, ठीक है। कि जो अपनी स्वर्ड्स हैं, यानी कि जो आपकी तलवारें हैं उनको चमका कर रखो। गुड सिग्नॉय यू शेल मोर कमांड विद ईयर्स देन विद योर वेपन्स, ठीक है। ये जो मेन सैनिक होते हैं ना उनको बोला जाता है सिग्नॉयर। इसका प्लूरल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, सिग्नॉयर, और ये सिंगुलर है, प्लूरल होगा इसका सिग्नोरा, ठीक है। तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो ये किसकी कोर्ट है, ये कोर्ट हो जाती है आपकी ओथेलो की। ओथेलो अपने अटेंडेंट्स को एडवाइस दे रहा है कि जो आपकी तलवारें हैं उनको
चमका कर रखो, ठीक है, अपने वेपन्स वगैरह को चमका कर रखो। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डोथ रेज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। बताइए कोट कहां से, लिसिडस, एल एलिग्रो, कॉमस या पैराडाइज लोस्ट। ठीक है, आई एम वेटिंग योर आंसर जी। हाँ ठीक है, ध्यान से आंसर कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई थी ये कोट, और इनको डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये बतानी है आपको कहां से ये कोट ली गई है। इस पोएम को आप पूरा पढ़ लेना, बार बार पढ़ लेना, क्योंकि यहां से लाइन पूछी जाती रही है। ठीक है, जॉन मिल्टन के ये फेमस वर्क है, वेरी वेल डन, यस लिसिडस। हाँ, ये है लिसिडस, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है, और ये ईयर याद रखना, लिखी गई थी 1637 में, पब्लिश हुई थी 1638 में। एल एलिग्रो की बात करें तो ये भी एक पेस्टोरल पोयम है। जॉन मिल्टन ने इसको 1645 के ड्यूरिंग पब्लिश कराया था। ये कंपेनियन पोयम के रूप में देखने को मिली हमें, एल एलिग्रो इल पेंसे रेसो। ठीक है जी, एल एलिग्रो जिसका मीन्स होता है अ हैप्पी मैन, और कॉमर्स इनके द्वारा लिखा गया एक मास्क है, जिसको इन्होंने 1634 में जोन ऑफ ईगर्टन के सामने प्रेजेंट किया था। ओके जी, विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर मैकबेथ वाज अनटाइमली रिप्ड, ये इजी क्वेश्चन है। हाँ, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी सूफिया में, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना। ठीक है रूबी, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम आप ओपन करोगे तो उसमें प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे जाना, वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे पर्सनली लिख के भेजो हेलो मैम। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगी जी। वहां पे आप आराम से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, पर्सनली वहां पर बात हो सकती है। ठीक है, विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर मैकबेथ वाज अनटाइमली रिप्ड। ठीक है, तो ये जो अनटाइमली, वेरी वेल डन, क्या आंसर कर रहे हो? हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, वेल डन रूबी। ये मैकडफ होगा, अनटाइमली रिप्ड है ना, सिजेरियन बेबी है, जिससे ये प्रोफेसी हुई थी कि मैकबेथ की डेथ इसी से होगी। तो कौन है इसमें? मैकडफ। हु एडमायर शेक्सपियर फॉर द वे हिज कैरेक्टर पोर्ट्रे द जनरल पैशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नेचर। किसने? जो शेक्सपियर है उनके कैरेक्टर पोर्ट्री दिया है, कैरेक्टर पोर्ट्री की एडमायर की है। कौन है वो? या ड्राइडन प्रीफेस टू शेक्सपियर, बेन जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर, या सैमुअल जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर? ये अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप बार बार पढ़ चुके हो। प्रीफेस टू शेक्सपियर ड्राइडन ने नहीं लिखा, इन्होंने तो लिखा है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। जॉनसन का भी अब वर्क अलग है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसमें सी ही होगा, सैमुअल जॉनसन इन प्रीफेस टू शेक्सपियर। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है इस वर्क की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्क है। इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा है, यानी कि इनकी एडमायर करते हुए लिखा है 1765 में। और ड्राइडन ने लिखा है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जो 1668 में आया था। बेन जॉनसन ने लिखा है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर 1623, जो कि उनके फर्स्ट वॉल्यूम के साथ ये वर्क पब्लिश हुआ था जी। ठीक है, यस, वेरी वेल डन। ब्यूटी इटसेल्फ डॉथ ऑफ परसुएड द आईज ऑफ मैन विदाउट एन ऑरेटर। ठीक है, ब्यूटी अपने आप में क्या है? परसुएड की एक चीज है, और ये ऑरेटर यानी कि जो वक्ता होते हैं या देखने वालों की आंखों में होती है। तो इस तरह की लाइंस आपको, ये प्रीवियस ईयर की लाइन है इसीलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रेप ऑफ ल्यूक्रीज, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर जी। हाँ, वेल्डन प्रदीप, प्रवीण, सॉरी, वेल्डन प्रवीण, रूबी, सूफिया जी, बताइए। हाँ, ये होगा आपका द रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज द राइट आंसर। द रेप ऑफ ल्यूक्रीज से ये लाइन है। ठीक है, ये एक नैरेटिव पोयम है 1594, इसकी डेट याद रखना, दोनों पोयम्स की, वीनस एंड एडोनिस की भी और इसकी भी 1594 में ये पोयम्स आई थी। ठीक है, और 265 स्टैंजा ऑफ 7 लाइन ईच। 7 लाइन का मीन्स ये राइम रोयल में लिखी गई है। ठीक है जी। ऐसे वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज रिटन बाय, ये ऐसे किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पर। मैथ्यू अर्नोल्ड, एफ.आर. लेविस, ए.सी. ब्रैडले, टी.एस. इलियट। ये भी एक क्रिटिकल ऐसे है। ठीक है, और लिखा गया है किसके द्वारा? जी, ये लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। याद रखना, पूछा जा सकता है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पर कब लिखा है? 1933 में।
पीजीटी में भी पूछा जा सकता है ये। लाउडेमिया इज अ, क्या है ये? क्या ये एक लिरिक है, या एक नैरेटिव पोयम है, या ये एक बैलेड है, या ये एपिक है? ये वही लाउडेमिया है जो अपने हस्बैंड को क्या करती है, मरने के बाद बुला लेती है ना, ऑरेकल ऑफ डेल्फी होती है वहां पर, और अपने हस्बैंड को एम्ब्रेस करना चाहती है। और क्या है ये? हाँ, ये एक नैरेटिव पोयम है, ये भी एक नैरेटिव पोयम है। किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। कब लिखी है? 1815 में इसको पब्लिश कराया है। लिखी कब गई है? देखो, अगर रिटन पूछा जाए तो 1814 आप मार्क करोगे, ठीक है, और 1815 में ये पब्लिश हुई है। और इसके जो सोर्स है वर्जिल के एनीड से लिए गए हैं। ज्यादातर जो आपके वर्क है ना वो वर्जिल के एनीड पर ही बेस है। जैसे आप पैराडाइज लोस्ट ले लो, है ना, लाउडेमिया ले लो, तो ये जो नैरेटिव पोयम है ये भी वहीं से है, पैराडाइज लोस्ट भी। तो इस तरह से ना एक जगह करके लिख लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ज्यादातर जो आपके सिलेबस में जो आपके पोयम्स वगैरह है वो वर्जिल के एनीड से ली गई है। अगर ऐसी कोई पोयम है, आपको नॉलेज है कि वो अलग सोर्स है उसके, तो उसको एक तरफ लिख लो, वो आपको याद रह जाएगी। बाकी सोर्स इसके वर्जिल के एनीड से है। अ पोयम दैट रीड्स द सेम वे बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, ऐसी जो टर्म है उसे आप क्या बोलोगे? क्वेट्रेन आप जानते हो 4 लाइन स्टैंजा होता है, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा, ठीक है। और पैलिंड्रोम यानी कि ऐसे वर्ड्स जो, या ऐसी पोयम जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेम तरीके से पढ़ी जाए, ई और ऐड कर लेना इसमें। और एफोरिज्म यानी कि जो प्रोवर्ब्स टाइप होती है, यानी कि जो कहावतें होती हैं, ठीक है। तो आंसर आपका जी। हाँ ठीक है रूबी, वेल डन। ओके प्रवीण, हाँ तो ये आपका आंसर क्या होगा इसमें? आंसर विल बी पैलिंड्रोम, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जिनको आप सेम अगर आगे से पढ़ोगे पीछे से पढ़ोगे तो वो सेम रीड होते हैं, जैसे मैडम हो गया, है ना, रडार हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आपको एग्जाम में अगर इस तरह का कोई वर्ड्स देखने को मिल जाए तो इजीली आप मार्क कर दोगे, ठीक है। चलो, डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन, लाइन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन एंड कनेक्ट, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टिलिटी, टिंटन एबे, सॉलिटरी रीपर या टू अ स्काईलार्क, कहां से ये लाइन है? ठीक है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहोगे तो कोई भी आपके फैक्ट मिस नहीं होगा। टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम है, 1798 में ब्लैंक वर्स में इन्होंने इसको लिखा था, इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ठीक है। वाई रिवर पर ये वहां घूम रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये लाइन कहां से? आपकी टिंटन एबे से। रिलेशनशिप को शो किया गया है नेचर के साथ। इसमें फेमस वर्ड है सिल्वन, ये इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। इसका मीन्स है वुडेड, जो कि रोमन गॉड ऑफ वुड से आया है, ये आप ध्यान रखना। और ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है ये? ड्रामेटिक लिरिक। नेक्स्ट विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, इनमें से कौन सी पोएम लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद लिखी गई है? और ये सभी वर्क किसके हैं? वर्ड्सवर्थ के हैं। सभी वर्क वर्ड्सवर्थ के नहीं है, सिर्फ 2 वर्क इसमें वर्ड्सवर्थ के हैं। एक तो लीच गैदरर है, एक है इसमें कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर, ठीक है। ये हैप्पी लाइफ कोई वर्क नहीं है। और इसमें राइट आंसर आप जानते हो, लॉर्ड नेल्सन, ठीक है, हैप्पी वॉरियर के नाम से लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम है, 1806 में इस पोयम को लिखा गया लॉर्ड होरेशियो नेल्सन की डेथ के बाद। कौन थे ये? एक नेवल ऑफिसर थे जिनकी बैटल ऑफ ट्रफलनगर में डेथ हो गई थी 1805 में। उस पर बेस्ड विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखी थी। बस इतना जान लेना काफी है। ये वर्क किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। पैराडाइज लोस्ट, प्रीशियस बेन, ये कैसा एग्जाम्पल है? प्रीशियस बेन, मिल्टन ने इसको डिस्क्राइब किया है कि जो गोल्ड है वो क्या है? एक प्रीशियस बेन की तरह से है। प्रीशियस मूल्यवान हो गया, बेन यानी कि जैसे एक अभिशाप टाइप हो जाता है। तो
कैसा एग्जाम्पल है ये? क्या एलिट्रेशन है या पन है या मेटाफर है या ऑक्सीमोरन है? एलिट्रेशन आप जानते हो रिपीटेशन साउंड्स का जहां यूज होता है, इनिशियल रिपीटेशन साउंड्स, पन प्ले ऑन वर्ड्स, मेटाफर। जी ठीक है। तो ये हाँ, क्योंकि दो अपोजिट आइडिया है ना, कॉन्ट्रास्ट वे में दो अपोजिट आइडिया दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या है ये ऑक्सीमोरन। वेल डन सोफिया जी। हु इज द प्ले राइट सोर्स फॉर द स्टोरी ऑफ हेनरी फोर्थ? अब देखो हेनरी फोर्थ आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, शेक्सपियर का फेमस प्ले है, और शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्ले हैं उनके ज्यादातर के सोर्स हॉलिंज क्रॉनिकल से लिए गए हैं। ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या मार्क करोगे? कुछ समझ आया? सैमुअल डैनियल की हिस्टोरिकल पोएम, फॉक्स बुक ऑफ मार्टिर्स, द बाइबल, रोमन हिस्ट्रीज। बताइए, ये कोई ना कोई वर्क के सोर्स है शेक्सपियर के, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको इनके सोर्स के बारे में पढ़ लेना है और एक नंबर अपना पक्का कर लेना है, ठीक है। तो ये जो हेनरी फोर्थ है, ये है वेरी वेल डन। हाँ, किसने आंसर किया है? सोफिया। सैमुअल डैनियल की हिस्टोरिकल पोएम थी द सिविल वॉर्स, ठीक है, वहां से इसके कुछ सोर्स इन्होंने लिए थे। वैसे अगर ऑप्शन में हॉलिंज क्रॉनिकल्स है और ये वाला ऑप्शन है तो क्या मार्क करोगे आप? क्योंकि जो मेजर सोर्स है ना उन्होंने हॉलिंज क्रॉनिकल से ही लिए हैं, ठीक है, मेजर जो सोर्स है। अब वो पता नहीं किस वे में पूछे वहां पर, और इससे भी सैमुअल डैनियल की हिस्टोरिकल पोएम पर बेस्ड है ये हेनरी फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्क कर लेना। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2 और रिचर्ड सेकंड, ये सब उन्होंने सैमुअल डैनियल की हिस्टोरिकल पोएम द सिविल वॉर से इसके सोर्स लिए हैं, ठीक है। वैसे तो हैवीली कहां से लिए? राफेल के होलिंज क्रॉनिकल से, ठीक है। बाकी इसके भी सोर्स देखने को मिलते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है और आप कैसे डील उसको करते हो। द फ्रेज व्हाट्स इन अ नेम, ये कहां से फ्रेज है? हाँ, रोमन नहीं हो सकता है क्योंकि हॉलिंज क्रॉनिकल राफेल या तो दिया हो या फिर ये सैमुअल डैनियल दिया हो, ठीक है जी। रोमन प्लेस तो अलग है ना, रोमन प्लेस तो जैसे जूलियस सीजर है, क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है ना, कॉरियोलेनस है, तो ये रोमन प्लेस है, उनमें आप मार्क कर सकते हो रोमन प्लेस, उन्हें बोला जाता है ना रोमन प्लेस जी। हाँ, द फ्रेज व्हाट्स इन अ नेम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। जूलियट जब आर्ग्यू करती है कि व्हाट्स इन अ नेम, ठीक है। हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल इज ए क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने शेक्सपियर के कितने सोनेट है? टोटल 154 सोनेट्स है, ठीक है। इसमें 145 नंबर का जो सोनेट है इयाम्बिक टेट्रामीटर, 126 जो सोनेट नंबर है डज नॉट कन्फर्म राइम स्कीम, ये 12 लाइंस में आपको देखने को मिलेगा। सोनेट नंबर 99 आपको 15 लाइंस में देखने को मिलेगा जी। ये एक्सेप्शन है क्योंकि जो सोनेट्स की राइमिंग स्कीम है वो कैसे है? 14 लाइंस में लिखे गए हैं और इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शंस को आप ध्यान रखोगे। सोनेट नंबर 145 इयाम्बिक टेट्रामीटर, सोनेट नंबर 126 12 लाइंस में लिखा है, ये इसमें ट्रिक आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। 126 जो है उनका 12 लाइंस में लिखा गया है और सोनेट नंबर 99 में एक लाइन एक्स्ट्रा है, 15 लाइंस में लिखा गया है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्लेस दैट इंक्लूड मास्क, शेक्सपियर के वे प्ले पहचानो जिसमें मास्क इंक्लूड किया गया है। हेनरी VIII, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V और पेरिक्लीस, ठीक है। अब हेनरी VIII में भी आपको मास्क देखने को मिलेगा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी और रोमियो एंड जूलियट में भी, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा F जी। हाँ हाँ, 24 सोनेट्स मिल्टन ने लिखे हैं ना, जिसमें इटालियन है 6 और 18 इंग्लिश सोनेट्स है जी।
ठीक है, तो ये इनमें आपको मास्क देखने को मिलेगा। हेनरी एट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, ये तो वे प्लेज हैं जिनमें आपको मास्क देखने को मिलेगा। एंड कॉरस आपको देखने, कॉरस क्या होता है, सिंगर का एक ग्रुप होता है, ठीक है, और वो गाते हैं वहां पे सॉन्ग वगैरह, तो उनको कॉरस बोला जाता है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, हेनरी फिफ्थ, पैरिक्लीज, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट में तो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, जो वो प्रोलॉग है उसमें कॉरस का रोल, ठीक है, तो इन सब में कॉरस का यूज किया गया है। रोमियो एंड जूलियट में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोलॉग लिखा है, रोमियो एंड जूलियट का जो प्रोलॉग लिखा हुआ है, उसको बहुत अच्छे से रेडी कर लेना। उसकी एक एक लाइन आपको फिंगर टिप पर होनी चाहिए, जिसमें वो लिखा है ना, टू फोर्स, इस तरह की लाइन्स है, तो वो आपको फिंगर टिप पर होनी चाहिए, वो कॉरस उसे बोल रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, किस ईयर में गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि को मना कर दिया था? 1917, 1919, 18 या 20, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट है, बट यहाँ पर एक बार मैं वो चेक कर लेती हूँ। अब बताइए डिफरेंट बुक्स में। वेरी गुड मॉर्निंग सूर्या, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, पर रेगुलर रहो, बी रेगुलर, आप रेगुलर रहोगे तो मैं भी रेगुलर रहूंगी, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ एक बार और इसको चेक कर लेती हूँ, तो ये उन्होंने कौन सी डेट में से मना किया था? उनका जो नेम अनाउंस हुआ था वो 1 जनवरी 1918 में अनाउंस हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मना किया था इसको 1918 में मना किया था, ठीक है, 1918 ध्यान रखना। हाँ यस सूफिया, ठीक है, थैंक यू। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं प्रॉपर सेंटेंस रीड कर देती हूँ। ही रिफ्यूज्ड नाइटहुड फॉर 1917 from Prime Minister Lloyd George on principle, saying that writing was in itself its own reward. 1917 में किया है उन्होंने जी, तो ये यहाँ पर रोंग हो रखा है, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, 1917 इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, 1917 में, जो मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल है, बाकी जो आपके पास है आप उसको देख लेना। हाँ ये अलग अलग है, बुक में 1919 है और कमीशन ने क्या माना है, एक सेकंड रुक जाओ, प्रॉपर मेरे को दिख नहीं रहा है अभी आपका, हाँ 1970 पर कमीशन ने नहीं माना, मुझे भी ऐसा ही शायद मैंने कहीं पढ़ा था, बट इसमें बुक में 1917 दिया गया, आप इसे यही मार्क करो, ठीक है, आयोग का कुछ नहीं पता कब चेंज होता रहता है। रिफ्यूज्ड अ नाइटहुड इन 1917, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में मिला था और 1932 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो डिबेटेबल क्वेश्चन है ना, उनको आप अपने हिसाब से डील कर लिया करो, और ज्यादा इधर उधर वो मत किया करो कि कहाँ से डिस्कस करें, नेट पे जाओ, क्योंकि नेट का जमाना है, आयोग भी किसी बुक से वो नहीं करता है, नेट से उठाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, नेट से, और जो आंसर नेट पे होते हैं ना वो वहीं से ही उनके आंसर लिखता है, ये देख लेना आप, नेट पे इसका 1918 है तो इसीलिए यही मानते हैं ये लोग, 1918 या 19, हाँ, लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक में 1917 दिया गया है, ठीक है। हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ, हाँ ये बताना है आपको, लीडर बताना है, जो प्ले है स्ट्राइफ, गाल्सवर्दी का फेमस प्ले है जी, ये क्या दे रहे हो आप आंसर, आंसर सोच समझ के दो। 1909 में ये 3 एक्ट्स में ये प्ले लिखा गया है, जिसमें कैपिटल एंड लेबर क्लास के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, तो स्ट्राइफ में, हाँ क्या डेविड रॉबर्ट्स इसमें लीडर है जी, डेविड रॉबर्ट्स इसमें लीडर है, 3 एक्ट्स में ये प्ले आया था, ठीक। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट, अरे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, आंसर देते जाओ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सूर्या और सूफिया, ठीक है जी, यस रूपी, हाँ जी, तो इसमें क्या लिटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर थे वो, गवर्नमेंट जब वहां पर आ गई थी 1649 के बाद, जो चार्ल्स थे, सॉरी जो चार्ल्स थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, चार्ल्स फर्स्ट को, उसके बाद, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट इज सैटन्स फेमस लाइन व्हेन ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट गॉड्स रूल, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी देर नहीं करनी है ना।
ये तो हेमलेट की हो गई सेकंड वाली लाइन, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह से, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बताइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। टू हियर द लार्क बिगिन हिज फ्लाइट एंड सिंगिंग स्टार्टल द डल नाइट लाइन्स फ्रॉम, कहां से ये लाइन है ये बतानी है आपको जी। अब वो कैब की क्लास या तो मैं अलग से स्टार्ट करूं या फिर मैं इसी में कराना शुरू करूं, आप मेरे को बता दो, है ना। वो क्लास मैं अलग से रखूंगी क्योंकि ऑडियंस अलग अलग होती है, किसी को वोकैब पढ़नी होती है, किसी को नहीं पढ़नी होती। बट ये एक चीज माइंड में रख लेना कि वोकैब आपकी जो मेरिट है, आपको मेरिट में लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वोकैब की क्लास मैं प्रॉपर करूंगी, A to Z मेरे को करानी है, और जो मेन मेन वर्ड्स हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इस तरह के वर्ड्स होंगे, प्लस उनके साथ उनके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और यहाँ पर मैं इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि उसमें हमारी स्पेलिंग भी कवर हो जाएगी, कि स्पेलिंग हम किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बता देना उसको हमें किस तरह से करना है। ये आंसर हो जाएगा आपका एल एलिग्रो, बेल्जियन रूबी, हाँ ये है आपकी एल एलिग्रो से 1645 में। टू हियर द लार्क बिगिन हिज फ्लाइट एंड सिंगिंग स्टार्टल द डल नाइट, मीन्स यहाँ पर मिल्टन कहना चाह रहे हैं कि जो लार्क है ना, वो अगले दिन, उस डल नाइट के बाद अगले दिन अपनी जो फ्लाइट है, उड़ान है, वो फिर से शुरू कर लेती है बिल्कुल प्लेजर के साथ। तो एल एलिग्रो का मीन्स क्या है, जॉयफुल मैन, ये पूछा जा चुका है। मे बी ये पूछ लिया जाए कि किस तरह का वर्ड है ये एल एलिग्रो, इटालियन है, ठीक है। और il pensare so pensive man which is not a characteristic of गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्लेस, ठीक है। गाल्सवर्दी फेमस रहे हैं प्रॉब्लम प्लेस लिखने के लिए, तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नो असाइड्स और सॉलिलकीज, यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एक्शन, डिवीजन ऑफ एक्ट एंड सीन, कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स, जी जी बताएं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नो असाइड्स और सॉलिलकीज, यानी कि जो गाल्सवर्दी थे ना, उन्होंने अपने जो प्लेज लिखे हैं उसमें कोई असाइड और सॉलिलकीज नहीं दी है। यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस एक्शन का वो ध्यान रखते थे, एक्ट एंड सीन तो आपको देखने को ही मिलेंगे, है ना, उनके डिवाइडेड है उनके प्लेस वगैरह, एक्ट्स और सीन्स में कैरेक्टर एंड डायलॉग्स भी आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। लेकिन असाइड्स और सॉलिलकीज जैसी कोई भी ऐसा टर्म उन्होंने यूज नहीं किया है अपने प्लेस में। हु रोट, ये किसने लिखा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सोनेट नंबर अगर किसी को लर्न हो तो वो बता देना। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स दैन वीड्स। अब एक्सेंट्रिक से सोनेट्स पूछ लेते हैं, है ना, जिससे कि आप क्वेश्चन रोंग कर दें, ठीक है। तो बस सोनेट की जो फर्स्ट लाइन है, या थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि ये कौन लिख सकता है, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी या शेक्सपियर, ठीक है। अब ये लाइन देखने से तो ये लग रहा है जैसे वर्ड्सवर्थ ने लिखा हो, बट ये शेक्सपियर का सोनेट है, और सोनेट नंबर 94, एक एडमिरेशन पोएम है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये इस तरह का क्वेश्चन। इसकी बिगनिंग लाइन है दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल डू नन, बीच में से लाइन उठा के पूछ ली। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वहां पे ऐसा नहीं है सभी के ही मार्क्स वहां पर, अगर कोई ऐसे तुक्का मार देता है तो उसका ठीक हो जाता है, बाकी गलत हो जाते हैं। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उनको अपना पक्का रखो, ठीक है। जैसे आपका 125 क्वेश्चन पेपर 125 मार्क्स का आता है, तो 100 क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं कि वो सभी सॉल्व कर लेते हैं। जो 25 क्वेश्चन है ना, उस पे होती है मारा मारी। लेकिन अगर वो 100 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं तो फिर हम मेरिट में पिछड़ जाते हैं। ये है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी फ्रॉम शेक्सपियर मैकबेथ। ये लाइन वहां से है। विलियम फॉकनर ने इसी लाइन से टाइटल लिखा है, इसी टाइटल से एक नॉवेल लिखा है द साउंड एंड द फ्यूरी, जो 1929 में वो लिखते हैं, ठीक है। रिच इन द डैश टेक्निक, किस टेक्निक का यूज करते हुए विलियम फॉकनर ने ये लिखा है। ये बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने नॉवेल लिखा है इस टाइटल से, तो ये लिखा है आपके विलियम फॉकनर ने। किस ईयर में लिखा है, 1929 में। क्या लिखा है, नॉवेल लिखा है, प्ले लिखा है, क्या लिखा है, तो ये एक नॉवेल लिखा है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है। और कौन सी टेक्निक का यूज करते हुए लिखा है, जी हाँ, वेल डन, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का उन्होंने इसमें यूज किया है, ठीक है। व्हाट वाज वेलम, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि ये वेलम क्या है। ऐसा टर्म, एक अलग सा टर्म आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल भी वहां पे वैसे भी आप मार्क कर लोगे। तो ये वेलम क्या है, ये एनिमल स्किन से बने हुए पार्चमेंट होते थे,
जो मिडिवल टाइम्स होता ना, आपने देखा होगा, जो मैन्यूस्क्रिप्ट आपने सुना भी होगा कि पहले जो चीजें लिखी जाती थी वो ताम्र पत्र पे लिखी जाती थी, है ना, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ऐसे लिखी जाती थी। तो ये एनिमल स्किन से बने होते होते इन्हें वेलम बोला जाता है। वेलम वॉज वाइडली यूज्ड इन मिडिवल टाइम्स फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। ओथेलो सोर्स टेकन बाय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओथेलो के सोर्स कहां से लिए गए हैं, गलत मत करना, डिस्कस कर चुके हैं पहले भी जी। बताइए। हॉलिंज क्रॉनिकल्स, प्लूटार्क लाइव्स, हिकैटोमीथी या लिगेट ट्रॉय बुक। ये प्लूटार्क लाइव्स तो रोमन प्ले से रिलेटेड है, हॉलिंज क्रॉनिकल सारे हिस्ट्री प्ले से रिलेटेड है, ठीक है। और जो ओथेलो के सोर्स है, हाँ, वेल डन रूबी, ये है आपका हिकैटोमीथी से लिया गया है। और क्या बोला जाता था ओथेलो को, मूर ऑफ वेनिस। 1604 में आपको ये वर्क देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई इन करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। आई एम वेटिंग योर आंसर, आप ही आंसर करोगे, ठीक आंसर करना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो और तब आंसर करो। तो अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री यूजुअली इंट्रोड्यूस सम हिस्टोरिकल पर्सोनेज एंड इवेंट्स, ठीक है। हिस्टोरिकल नॉवल, बिल्कुल सही बात है। चार्ल्स डिकन्स का बार्नाबेज रज जो 1841 में वो लिखते हैं, ये गॉर्डन राइट्स यानी कि जो गॉर्डन दंगे वहां हुए थे उन पर बेस्ड था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अ टेल ऑफ टू सिटीज जो कि बेस्टिल प्रिजन पर बेस्ड था, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट इज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल, ये भी बात बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाती है। द फॉर्म ऑफ नॉवल डील्स विद द एपिसोडिक एडवेंचर ऑफ रोग और वेगाबोन्ड्स। देखो ये दो वर्ड आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो पता चल गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यही हो जाएगा। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पिकारेस्क्यू नॉवल की। यस, वेरी वेल डन। ये पिकारेस्क्यू नॉवल की है। आपको जहां पर इस तरह के की टर्म्स मिले, एडवेंचर ऑफ रोग, वेगाबॉन्ड्स, वेगरेंट्स, तो ये सब आपके पिकारेस्क्यू नॉवल में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल पूछ लिए जाएं पिकारेस्क्यू नॉवल के, तो जैसे द लाइफ ऑफ जैक विल्टन या द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, पिकारेस्क्यू नॉवल के। तो एक आध ऐसे एग्जाम्पल भी लर्न करके रखा करो, है ना। An irregular system of prosody developed by the 19th century English poet। जी बताइए। इरेग्युलर सिस्टम है प्रोसोडी का जो 19th सेंचुरी इंग्लिश पोएट ने डेवलप किया था। सेंसबरी, होपकिंस, टी.एस. इलियट या डीजी रोस्टी। ये है आपका जीएम हॉपकिंस, ठीक है। और क्या बोलते हैं इस सिस्टम को, स्प्रंग रिदम। और क्या दिया था हॉपकिंस ने, कर्टल सोनेट दिए थे, जिनकी राइमिंग स्कीम क्या है, 10.5 लाइन्स आपको देखने को मिलेगी। सोनेट की जो प्रॉपर आपने देखने को मिलता है क्या, 14 लाइन्स में सोनेट देखने को मिलते हैं, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक 6 और फर्स्ट पार्ट आपको ऑक्टेव में देखने को मिलेगा, सेकेंड पार्ट आपको, ओहो ओहो एक सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको ऑक्टेव में देखने को मिलेगा और सेकंड पार्ट आपको इसमें सेस्टेट में देखने को मिलेगा। कर्टल सोनेट 10.5 लाइन्स में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डैश इज अ टर्म यूज्ड इन लिटरेरी एनालिसिस टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और इनसाइट दैट अ कैरेक्टर एक्सपीरियंस। बताओ। वेरी गुड आफ्टरनून अंकिता। हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। आपके हाथ में एक गोल्डन चांस है, अपने ऊपर वर्क कीजिए, फालतू की चीजों को अवॉइड कीजिए, जो इधर उधर से चीजें हो रही है उन सबको अवॉइड कीजिए। अपने बेस्ट चुनिए जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो, बस वो 2 एग्जाम चुन लीजिए। सारे चीजें आप कर भी नहीं पाओगे, सारी चीजों को करने की कोशिश भी मत करना, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। लेकिन जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो, ठीक है जी, बिल्कुल, वेरी गुड। एनाग्नोसिस, रिकॉग्निशन से पहचान लिया होगा ना, मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और इनसाइट दैट अ कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस, तो ये हो जाएगा आपका रिकॉग्निशन। ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट, फाल्स्टाफ सीन इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द रोल ऑफ द मर्क्यूशियो आर द इंस्टेंस ऑफ। एग्जाम्पल बताओ ये किस चीज के हैं। हेमलेट में आपको ग्रेव डिगर जो सीन दिखेगा
और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में फॉलस्टाफ का सीन जो देखने को मिलता है, और मर्क्यूशियो आपको देखने को मिलता है, मर्क्यूशियो का रोल। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल हो जाते हैं, इंस्टेंस हो जाते हैं? बर्लेस्क्यू, इंटरल्यूड, कॉमिक रिलीफ या ट्रेजी कॉमिक? जी, इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। हाँ जी, सबका ठीक है। कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ, इंटरल्यूड नहीं। इंटरल्यूड का मतलब होता है प्ले विद इन अ प्ले, ठीक है। कॉमिक रिलीफ क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? टेंशन को रिलीव देने के लिए, जैसे पिक्चर्स आती है ना, हिंदी मूवीज आती है, उसमें जॉनी लीवर का रोल, राजपाल यादव का रोल, तो वो किस लिए ऐड करते हैं उसमें? कॉमिक रिलीफ के लिए। इसी तरह से जो आपका हेमलेट में ग्रेव डिगर्स है, फालस्टाफ का सीन है, मर्क्यूशियो का है, तो ये कॉमिक रिलीफ के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रिलीफ और टेंशन जो है उससे ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। जो हैवियर मूवमेंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, उनमें कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करना, मतलब इजी बनाना चीज को, और ऑडियंस को हंसने का मौका देना, तो ये सब इसके फीचर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट, एक सेकेंड। हाँ, ये बताइए, ग्रीक ट्रेजेडी मिसिंग द मार्क, इट सिग्निफाइज अ ट्रेजिक फ्लो इन अ मिसपरसेप्शन, पेरिपिटिया, हवर्शिया, कॉमिक रिलीफ या डेनेमा? किसी भी स्टोरी का रिजल्ट डेनेमा होता है। जहां भी आपको रिजल्ट दिखे, आउटकम इस तरह के टर्म्स दिखे, वहां आप डेनेमा मार्क करना। ये एक स्टोरी का पार्ट होता है डेनेमा, ठीक है। जब सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है तो लास्ट में जो आउटकम निकल के आता है उसे बोलते हैं डेनेमा। कॉमिक रिलीफ आपने पढ़ ही लिया। इन दोनों में से बताइए, मिसिंग द मार्क आप किसके लिए यूज करोगे? हाँ, पॉटर सीन भी है, यस जी जी सूफिया, कॉमिक रिलीफ होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? मिसिंग द मार्क। क्या मार्क करोगे? वेरी वेल डन प्रवीण, ये हमर्शिया होगा आपका, ठीक है। मिसिंग द मार्क, हमर्शिया, यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ एक प्रोटैगनिस्ट का, ठीक है, हमर्शिया। और पेरिपिटिया क्या होता है? जब अचानक से चेंज हो जाता है किसी के फेट में, गुड टू बैड, ज्यादातर सिचुएशंस गुड टू बैड होती है, बैड टू गुड नहीं, गुड टू बैड। ये मार्क, ये जो कीटम है ना, इसको याद रखना। पेरिपिटिया के कॉन्टेक्स्ट में गुड टू बैड जब सिचुएशंस हो जाती हैं तो वहां पर पेरिपिटिया सिचुएशन होती है। हमर्शिया मिसिंग द मार्क या ट्रेजिक फ्लो, डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक फ्लो, ठीक है। बेस्ट नॉन डायरिस्ट पहचानिए इसमें से। अब तो ये अच्छे से आ गया होगा आपको। हाँ ठीक है, वेल डन सतीश, अंकिता, रूबी, प्रवीण, सूफिया। हाँ जी बताइए, बेस्ट नॉन डायरिस्ट किसे पहचानेंगे आप? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सैमुअल पेपीज, 17th सेंचुरी में, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई एरर पार्ट, अच्छा ये तो ग्रामर वाला पार्ट आ गया, इसको छोड़ो, ये तो आप अच्छे से कर भी लोगे और ये वैसे था भी नहीं। अब मेरे को कुछ वोकैब वर्ड्स कराने हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करूं, वोकैब की सीरीज अलग से लेके आऊं, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं और बता दो आपको किस वे में मैं यहाँ पर कराऊं, स्पेशली टीजीटी के लिए। पीजीटी की बात मत करना, पीजीटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बस, क्योंकि ये चीजें हमने पहले से रेडी की हुई है और ये रिवीजन इसीलिए मैंने यहाँ पे शुरू किया है, ठीक है। तो आप बता दो किस वे में मेरे को कराना है, या तो मैं वोकैब इसी सेशन के साथ साथ स्टार्ट करूं क्योंकि मेरे को प्रॉपर वे में वोकैब करानी है, ठीक है, या फिर मैं अलग से उसके लिए क्लास स्टार्ट करूं। जी आंसर दे दो तब तक। इसका बायोग्राफी से क्वेश्चन है, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस सीरीज में कराती रहूंगी। वो कैब भी इसी के बीच में रख लो, मीन्स आप ये बोलना चाहते हो, है ना, तो ठीक है। वो कैब भी आपको 10-12 क्वेश्चन इन्हीं के बीच में मिल जाएंगे और मैं सिर्फ वही क्वेश्चन ऐड करूंगी, एक तो जो प्रीवियस ईयर में आते रहे, या फिर जैसे स्पेलिंग वगैरह पूछी जाती है ना, जैसे कमिटी की स्पेलिंग पूछ ली एलटी में भी, और प्रीवियस ईयर में भी बार बार वही चीजें पूछते हैं, तो उन्हीं को कंठस्थ कर लो, ठीक है जी। ओके, लिटरेचर, ओके ठीक है अंकिता, इसी के साथ करा दूंगी। आंसर करो, अभी हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट्स है, फिर मैं वोकैब स्टार्ट करूंगी, फिर आपकी मर्जी, आप रुकना चाहो रुक सकते हो, जाना चाहो जा सकते हो। अभी 10 क्वेश्चन हम लिटरेचर के ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बायोग्राफी से क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ की, तो उनका पोएट्री के अलावा और क्या ऑक्यूपेशन था, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स थे, याद रखना। ओके रूबी,
ठीक है, इसी के साथ ही करा दूंगी, आफ्टर 12:30 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स इनको बोला जाता है, वर्ड्सवर्थ के ऑक्यूपेशन को, मतलब पोइट्री के अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स भी थे 1813 से 1842 वेस्टमोरलैंड में। ठीक है, माइकल is a dash written by Wordsworth, first published in the 1800। ये बताओ, वर्ड्सवर्थ का वर्क है माइकल, पोयम है इनकी, फर्स्ट पब्लिश 1800 एडिशन, लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, क्या था ये, पेस्टोरल पोयम है या एलेजी है, क्या है ये? ब्लैंक वर्स में ही इसको लिखा गया है, पेस्टोरल नैरेटिव पोयम है, और कब लिखी गई है ये, विंटर ऑटम में। तो बी ऑप्शन इसमें, वेरी वेल डन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेल डन प्रवीण, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया वर्क है। पोयम इज फुल ऑफ पाथोस, पाथोस का मतलब दुख से भरी हुई पोयम है। माइकल जो कि एक मैन है जिसका बेटा होता है ना, ल्यूक, तो इस तरह की स्टोरी आप पढ़ लेना। These waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur। कहां से लाइन है, टिंटन एबे प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड बोलेंगे इसको। ठीक है, खाली प्रिल्यूड नहीं, ये यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, उससे क्या है ना कि वहां पर कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछ लिया गया था ना, वर्ड्सवर्थ का वर्क बताइए, द प्रिल्यूड, खाली प्रिल्यूड नहीं, प्रिल्यूड तो किसी और ने लिखा है। ठीक है, तो टिंटन एबे से है, द प्रिल्यूड से है, द टेबल टर्न से है, या इमॉर्टेलिटी ओड से है जी। हाँ, ल्यूक बेटा होता है जी। तो ये लाइन आपको टिंटन एबे में देखने को मिलेंगे। आंसर किया किसी ने? ठीक है, जब वो अपनी सिस्टर के साथ वह घूम रहे होते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, इजीली देके पूछ लेंगे। टिंटन एबे किस में लिखी है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। डेकासिलेबिक वर्ड्स पैराग्राफ का यूज करते हुए, स्टेंजास का यूज नहीं किया गया है इसमें स्टेंजास नहीं है, वर्ड्स पैराग्राफ का यूज किया गया है। ठीक है जी, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स ही चूज करना है। ठीक है, क्योंकि उनकी बायोग्राफी में प्रॉपर लिखा हुआ है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स थे। हाँ, अगर ना हो तो क्या चूज करना चाहिए? हाँ, क्योंकि वो टीचर भी थे, लेकिन वो पूछेगा तो इसी पर्पज से ना कि क्या थे वो, फिर उसके बाद तो वो गवर्नमेंट से जुड़ गए थे, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि उसमें क्या ऑप्शन, फर्स्ट टीचर नहीं, ये तो फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स तो इनके माइकल बैपे थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में उन्होंने दिया क्या है ना, या तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स ही आपको देखने को मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर बाद में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। व्हाट रोल डज डोरोथी प्ले इन द पोयम स्ट्रक्चर? डोरोथी का इसमें क्या रोल है वो बताना है, तो कैसे आप चूज करोगे? हाँ जी बताइए। तो वो क्या थी, एक साइलेंट लिसनर, बी ऑप्शन चूज किया ना, वेरी गुड। हाँ, साइलेंट लिसनर थी। A dash is a play on words that exploit the multiple meanings of a term or similar sounding words to create a pun or humorous effect। हाँ बताओ, इस तरह का वर्ड्स आप क्या बोलोगे? पन के लिए A dash is a play on words that exploit the multiple meanings of a term or similar sounding words to create a pun or humorous effect। यानी कि जैसे आप बैट का यूज करते हो, जैसे एक वर्ड है ना BAT, बैट, ठीक है, इसके दो मीनिंग है, एक तो बैट जिससे खेलते हैं, है ना, और एक बैट जिसे चमगादड़ आप बोलते हो। ठीक है, तो इन दोनों में इस तरह का वर्ड्स आप क्या बोलोगे? क्वेस्ट, क्विबल, क्विट्रिन। क्विट्रिन तो हो नहीं सकता, आंसर होगा क्विबल। ठीक है, तो अगर आपको या तो पन देखने को मिले या फिर आपको क्विबल देखने को मिले तो सेम ही बात होगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, वेरी वेल डन।
क्वेट्रेन आपको पता है 4 लाइन स्टैंजा होता है, ठीक है। क्वेस्ट क्या होता है ये भी देख लो, एक नैरेटिव स्ट्रक्चर जहां पर एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो किसी जर्नी पर जाता है अपना कोई गोल अचीव करने, है ना, और उसको रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन क्वेस्ट कहलाती है। बताना कौन सी स्टोरी है इस तरह की, कौन जाता है प्रोटैगनिस्ट, किसे आप इंक्लूड कर सकते हो बताओ। क्वीबल आपने अभी पढ़ ही लिया, ठीक है, तो ये एलिजाबेथन ड्रामा में कॉमन था इस तरह की चीजें। जैसे ये देखो, नॉट अ जॉट मोर माय लॉर्ड, हियर लाइज योर वाटर, हियर स्टैंड्स योर वाटर, तो ये पन का यूज किया गया है और ये एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे क्वीबल का भी, ठीक है। क्वेस्ट का एग्जाम्पल बता दो, आपको याद आ गया होगा। सैनिटेशन इंजीनियर, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? हाँ वेरी गुड अंकिता, यूलिसिस। Sanitation engineer is the example of paradox, euphemism, metaphor, epigram. Ulysses, well done. Paradox, euphemism, sanitation engineer बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा यूफेमिज्म का, है ना। अनप्लेजेंट थिंग्स को प्लेजेंट मैनर में बोलना यूफेमिज्म कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे हैंडीकैप्ड ना बोल के क्या बोलेंगे, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। स्पेशल चाइल्ड बोलते ना हम, आई एम अंडर द वेदर, जैसे सिक ना बोल के क्या बोले, अंडर द वेदर, तो ये सब यूफेमिज्म के एग्जांपल हो जाते हैं। बस 2 मोर क्वेश्चन और करेंगे हम, इसके अलावा 3 और करेंगे। द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी। कहाँ से ये लाइन जी? ठीक है, ये लाइन इजी है, टिंटन एबे से है, 1798 में लिखी गई पोएम है। ये बताओ सैमसन एगोनिस्ट ट्रेजेडी बेस्ड है, किस मॉडल पर बेस्ड है? इजी क्वेश्चन। तो सैमसन एगोनिस्ट जो है जी, ये ग्रीक मॉडल पर बेस्ड है, सैमसन एगोनिस्ट, या फिर आपको सोफोकल्स मॉडल एग्जाम में मिले या फिर ग्रीक मॉडल, ठीक है। 1671 में आया एक क्लोजेट ड्रामा है बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। क्लोजेट ड्रामा का मतलब क्या होता है कि स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता, सिर्फ रीड किया जाता है, ठीक है, रीड करने के लिए होता है। द रेनेसा ऑफ वंडर किस एज को बोला गया है? बाय थियोडोर वॉट्स डंटन। रोमांटिक, रेस्टोरेशन, एलिजाबेथन या नन ऑफ दीज? रेनेसा ऑफ वंडर बोला है थियोडोर वॉट्स डंटन ने, तो ये उन्होंने किस एज को बोला है जी? ये बोला गया है यस रोमांटिक एज को। विक्टोरियन पॉइट है, ठीक है। ओके, व्हाट इज लव इन इडलनेस इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? चलो ये क्वेश्चन मैं रिमूव करती हूँ, दूसरा बताओ। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला बताइए आप। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जैकोबियन एज में आपको फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, जॉन फ्लेचर, वेबस्टर, चैपमैन। कैरोलिन एज में ये, कॉमनवेल्थ में मिल्टन, हेनरी वोगन, अब्राहम काउले, मार्वेल, और विक्टोरियन पीरियड में ये सब। अब बताइए इनमें से क्या इनकरेक्ट है, उसके बाद हम वो कैब क्लासेस करते हैं अपनी, ठीक है। रोमांटिक एज बोलेंगे जी, तो इसमें इनकरेक्ट होगा आपका ओके रोमांटिक पीरियड भी है, इसको भी रीड कर लो। ये डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, विक्टोरियन पीरियड। टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड, विलियम हैजलिट, वॉल्टर स्कॉट, कार्लाइल और रस्किन। अब ये बता दो, इसमें आंसर तो मैंने बता दिया, ये बताओ इसमें क्या क्या गलत है, रॉन्ग क्या है इसमें, क्या गलत लग रहा है आपको इसमें? विक्टोरियन पीरियड से कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है विक्टोरियन एज के बारे में, ज्यादा पूछा जाता है। फिर हम अपनी वोकैब क्लास स्टार्ट करते हैं, और जी पढ़ लो इनको, इनको अच्छे से कर लेना अपने फिंगर टिप पर कि कौन कौन से राइटर, ठीक है, किस किस एज से रिलेटेड है। अब देखो इसमें जो है ये हैजलिट और वॉल्टर स्कॉट जो है ना, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं।